हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आज जो न्यू टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ दैट इज द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। और इस टॉपिक के अंडर हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हो, हेडिंग इज इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दी सराउंडिंग्स आर एनवायरमेंट, जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, बोथ नेचुरल एज वेल एज दी एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो मौजूद है। देन बात करेंगे हम बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, उनके इंट्रैक्शन के बारे में, जैसे हम इकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। देन हम हमारे लिए कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बायोटिक फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, लाइक विल टॉक अबाउट वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, इन सबका क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, इनसे जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स जो एट प्रेजेंट हमारा इन्वायरमेंट फेस कर रहा है, दैट मीन्स पोल्यूशन के बारे में विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आखिरी में डिस्कस करेंगे अबाउट द बायो जियो केमिकल साइकिल्स, डिफरेंट बायो जियो केमिकल साइकिल, जहां मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल कैसे अर्थ पर रन करती है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सीरीज। चलिए शुरू किया जाए टॉपिक को। सबसे पहले मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, आई एम उर्वशी गौर राठौर, बीएससी एमएससी सीएसआई नेट जेआरएफ क्वालिफाइड इन लाइफ साइंसेज। पिछले 7 साल से मैं बच्चों को बायो पढ़ा रही हूँ। आई एम अ नीट बायो एक्सपर्ट, कोटा से बिलोंग करती हूँ। कोटा में एचओडी हूँ मैं बंसल इंस्टीट्यूट के अंदर बायो की, मैं बायो यहाँ पर टेक ऑन करती हूँ। देन मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सो डू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। चैनल का नाम है उन्नति, आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा वहां पर, और भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड करती हूँ वो चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर पाओगे। चैनल का नाम आप सबको पता है उन्नति, इसे सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और इस टॉपिक में जैसे कि मैंने आपको बोला था, सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट विल बी नेचुरल रिसोर्सेस। और उससे भी पहले सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेस किन्हें कहा जाता है। सो रिसोर्सेस, सोर्स मीन्स अ थिंग और अ प्लेस और समवेयर फ्रॉम वेयर वी कैन गेन समथिंग। रिसोर्सेस अर्थ पर मौजूद वो स्टोर हाउस है जिनसे आप क्या कर सकते हैं, कुछ गेन कर सकते हैं, और उन्हें रिगेन भी किया जा सकता है। तो रिसोर्सेज आर ऑल दोज व्हिच कैन बी गेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट से ही नेचुरली गेन हो पाते हैं, या फिर ह्यूमन ने इन्हें बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है प्लैनेट पर, उसी बेसिस पर ये दो तरह के, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। आर्टिफिशियल वर्ड भी यूज किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन द नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। तो विल टॉक अबाउट द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद यहाँ पे क्या किए जा सकते हैं, रिगे, यहाँ पर कभी रिन्यूएबल मीन्स दे कैन बी गेनिंग अगेन एंड अगेन, ये कभी भी इन्वायरमेंट से वैनिश नहीं होंगे, तो इनको हम इनएग्जॉस्टेबल कहेंगे। व्हाट दे विल बी सेड एज, they are said as inexhaustible. And then we have the non renewable जो exhaustible होंगे, पर exhaustible होने के बावजूद भी इनको रिसाइकल, कहीं को रिसाइकल किया जा सकता है, कुछ को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। सो रिन्यूएबल सोर्सेज कंटिन्यूअस रिसोर्सेज है हमारी अर्थ पर मौजूद, तो कंटिन्यूअस फ्लो, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लो ऑफ विंड वाटर। ये अभी के लिए हम ये मानकर चलते हैं, ठीक है, ये पोल्यूट हो जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर कम हो जाएगा क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, तो वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स जिसे रिन्यू किया जा रहा है। यहाँ पर हमें रेन के बारे में पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन की बात की जाए, लाइक फॉरेस्ट की बात की जाए, वाइल्ड लाइफ की बात की जाए, सो दे आर ऑल द लिविंग कंपोनेंट, द बायोटिक कंपोनेंट्स इन प्रेजेंट इन आवर इकोसिस्टम। देन नॉन रिन्यूएबल, इनकी दो कैटेगरी, एक वो जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता हो और एक वो जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो हमें सबसे ज्यादा जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो कौन से रिसोर्सेज हैं, दीज आर नॉन रिसाइकलेबल नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल एग्जाम्पल, ये अगर एक बार प्लैनेट से एग्जॉस्ट हो जाए तो वापस से रिफॉर्म नहीं होंगे, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर प्लैनेट पर मौजूद है। इतना तो है कि ये नीड को यहाँ पर मेंटेन रख पाए,
डिमांड को फुलफिल कर पाए, बट एक पॉइंट आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। तो इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, इनके केस में हमें इन्हें कम से कम यूज करना होता है, इनके कुछ हम ये कह सकते हैं बैकअप्स देखने पड़ते हैं जिनको हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सके इनकी जगह पर। ह्यूमंस, अर्थ पर बनाए हुए स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूट ह्यूमन मेड होते हैं। किसी भी न्यू क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना, न्यू वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को वहां पे अप्लाई करना, दीज ऑल विल बी नोन एज दी ह्यूमन रिसोर्सेज। ये ह्यूमन रिसोर्सेज में रखा जाएगा। क्लियर? चलिए इसी के लिए थोड़ी थ्योरी पढ़ा जाए। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सो दीज आर दी रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन दी इन अ नेचर, दैट इज एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। सो दीज आर ऑल द रिसोर्सेज जिन्हें प्लैनेट पर क्या किया जा सकता हो, मेंटेन किया जा सकता हो, इनसे हम कुछ गेन कर सकते हो। मैंने जैसे बताया था, ये दो तरह के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये सोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन्हें वापस से रिगेन किया जा सकता है। ठीक है, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। सो दीज ऑल आर एयर, वाटर, सनलाइट एंड फॉरेस्ट कम इन दिस कैटेगरी। ओके, एक बार डिफॉरेस्टेशन होने के बाद वहां पर रिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि एक बार खत्म होने के बाद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक मिनरल, लाइक कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस एंड मिनरल्स, ये खत्म हो जाएंगे तो फिर उन्हें बनने में वापस से क्या लगेगा, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। तो दे आर नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल, लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, प्लैनेट पर थ्रो किया जा रहा है, एनवायरमेंट में थ्रो किया जा रहा है। लाइक प्लास्टिक, अगर इसे डिग्रेड करने की बात की जाए तो प्लास्टिक 1000 मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाएगी डिग्रेड होने के लिए, और तब तक ये हमारे एनवायरमेंट में ऐसे रखी रहेगी, पोल्यूशन कॉज करेगी। ये वेस्ट मटेरियल पोल्यूशन कॉज करते हैं। कहाँ कहाँ के पोल्यूशन? ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, हमारी वाटर बॉडी जहाँ से ड्रिंकिंग वाटर आता है उन्हें स्पॉइल करते हैं। वो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन रिच मान के चलते हैं, उससे खराब करते हैं। सॉइल जहाँ पे हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, उनकी फर्टिलिटी को भी कम करने का काम करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें हमारे प्लैनेट को क्लीन रखने की जरूरत है, नीट रखने की जरूरत है, और यहाँ पर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है 3 Rs। सो व्हाट आर दीज 3 Rs? These 3 Rs are used to like save the environment. These 3 Rs stands for reduce, recycle and reuse. Reduce जिनको हम ये मानकर चलें जो नेचर में कम अमाउंट पे मौजूद है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स की बात की जाए, उन्हें कम से कम यूज किया जाना चाहिए। सो देयर यूज शुड बी रिड्यूस, ताकि उनका वेस्टेज यहाँ पर क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। रिसाइकल की बात करें, सो वो सब कुछ जो डिग्रेड नहीं होंगे, लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इन्हें रिसाइकल कर लेना चाहिए। घर में जैसे यहाँ पे दे रखे ना, कुछ कुछ चीजें बनाने में यूज कर लिया, इनको आप क्या कर सकते हो, वापस से रिसाइकल कर सकते हो। प्लास्टिक की बॉटल्स को वहां पे मेल्ट करके उनको वापस से क्या किया जा सकता है, उनको वहां पर कुछ नया बनाने में यूज किया जा सकता है। नई बॉटल वापस से बन जाएगी, तो न्यू पेपर, न्यू प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स बनाने में यूज किया जा सकता है। रीयूज, ठीक है, रिसाइकिल मत करो, कोई नया स्ट्रक्चर ना बनाओ, तो उनको ही घर के अंदर फोटो फ्रेम बनाने के लिए, बॉक्सेस को फोटो फ्रेम बनाने के लिए, पेन स्टैंड बनाने के लिए, सब के लिए, और जैम जार बनाने के लिए, पिकल जार बनाने के लिए, इनको बॉटल के रूप में अजीज यूज किया जा सकता है। तो अगेन एंड अगेन घर में यूज करना, स्टोर करने के लिए चीजों को किचन के अंदर, और कुछ हैंगर्स बनाने के लिए, कुछ घर के अंदर सजावट का सामान बनाने के लिए इनको रीयूज किया जा सकता है। रिसाइकल जो इनको क्या किया जा सकता है, इनको देकर आया जा सकता है इंडस्ट्रीज वगैरह में, इनको वापस से रिसाइकल किया जा सकता है। न्यू फॉर्म्स की आदि मॉल्टन ग्लास को पिघलाया जाएगा, फिर नई फॉर्म फ्रेम दे दी जाएगी। और जिनका फॉसिल फ्यूल्स का अमाउंट कम है, उन्हें कम से कम क्या करवाना चाहिए, यूज, ताकि उनको वेस्टेज से बचाया जा सके। ओके, ये वाला पॉइंट है, व्हाट इज दी फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली, नीड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना? क्यों जरूरी है? क्योंकि with an increase in the population, with the increase in the industrialization, urbanization, डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है जितना वो अवेलेबल नहीं है। तो डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट देयर अमाउंट इज डिक्रीजिंग।
अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो हमें प्रॉपर ढंग से मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सही जगहों पर यूज किया जा सके एंड स्टिल उन्हें हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचाया जा सके। So a proper management is required for the natural resources, consist of some points. Judicious use of the natural resources and avoiding their wastage. सबसे पहले कम यूज करो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक्चुअली वहां यूज करो, ऐसा नहीं करे बंद ही कर दो यूज करना, बट स्टिल जहां पे मोस्ट बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है वहीं यूज करो। सेकेंड, जैसे अगर आप साइकिल यूज कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी भी मेंटेन रहेगी, तो क्यों आपको बाइक या कार लेके जाना है छोटे डिस्टेंसेस पर? क्यों इतना पेट्रोल खर्च करना? अल्टीमेटली वो भी एक फॉसिल ही है। सो ये कुछ आपको वाइजरीज मेथड वहां पे अपनाने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो कम अमाउंट पे मौजूद है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वहां पर रहे, उनको पता हो कि नेचुरल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। पता लगे उनको तो पता ही नहीं है, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं, उनको जब तक वो आए, हमारी फ्यूचर जनरेशन आए, कुछ जनरेशन तक जाके पता लगना ही बंद हो जाए कि अरे ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता क्या क्या प्लानिट के ऊपर। ऐसा ऑक्सीजन के केस में भी हो सकता है, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसे ये लगता है कि एक दिन ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी, हमारी फ्यूचर जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि ऑक्सीजन वॉज वाइटल फॉर दी हेल्थ। या तो हम बचेंगे ही नहीं ऑक्सीजन खत्म होने से, या फिर हम वही रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर कोई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वहां पर बना ले, या कोई और गैस पर सर्वाइव करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। We don't know what is there in our future. एक्सप्लॉयटेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज का है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि एक लार्ज पॉपुलेशन को इक्वल फॉर्म के अंदर वहां पे बेनिफिट पहुंचाया जा सके। पता लगे कि एक जगह पर ज्यादा पॉपुलेशन इन्हें यूटिलाइज कर रही, दूसरी जगह पे बेचारों को अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी देयर। जब इनका एक्सट्रैक्ट हो, जब इनको यूज हो, तो एक प्रॉपर सेफ डिस्पोजल वेस्ट मेथड यहाँ पे यूज करना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट को इनसे कोई डैमेज ना हो, कोई पोल्यूशन कॉज ना हो। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम, हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, हम अबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, लाइक हमने यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं हमारे प्लैनेट के ऊपर मौजूद क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक के अंदर हम क्या काउंट करते हैं? जस्ट वी नीड टू काउंट टू, द वन इज द वाटर एंड अदर इज द एयर, जबकि बाकी सब किस में आ जाएंगे? बायोटिक के अंदर आ जाएंगे। सो अबायोटिक की बात करें, वाटर एंड एयर को हम पोल्यूशन में डील कर लेंगे, वहां थोड़ा इसके बारे में पता कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बायोटिक फैक्टर के बारे में। तो हम बात करते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज द हाउस ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स, तो इट प्रिजर्व्स द बायोडाइवर्सिटी। तो इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट के? इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। दे आर दी नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक टिम्बर, वुड, फ्यूल, मेडिसिन, फॉडर विल बी गेटिंग फ्रॉम दी फॉरेस्ट। ये हमारी अर्थ पर इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करता है। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन दी इन दी फॉरेस्ट। ओके, ये क्लाइमेट को और रेनफॉल को कंट्रोल भी करते हैं। प्लांट्स पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो कैसी ऑक्सीजन रिलीज हो पाएगी, कैसे वहां पर एक टेम्परेचर बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। फॉरेस्ट यहाँ पे सॉइल इरोजन, फ्लड की कंडीशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। रूट सॉइल को पकड़ के रखती, ट्रैप करके रखती है, ताकि जब फास्ट वाटर का मूवमेंट देखा जाए, सॉइल इरोजन हो, फ्लड की कंडीशन हो, तो वहां पर जो टॉप फर्टाइल लेयर्स है वो रिमूव ना हो जाए। ये हमें पता है, जैसे अमेजोन लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाता है और लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहलाता है। तो वहां पर इतनी सारे प्लांट्स मौजूद है जो हमें ऑक्सीजन, ट्रीज मौजूद है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भी बैलेंस क्रिएट करते हैं। ये ऑक्सीजन देते हैं और उसके पॉइंट पर एक्सचेंज में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनवायरमेंट के लिए टॉक्सिन है, बट ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फूड का प्रिपरेशन कर पाते हैं, जो अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। Very important line you need to remember, biodiversities are the hotspots, forest are the biodiversity hotspot। इसका मतलब यहाँ पर, इसका मतलब ये है, different species are found, different varieties
जो प्लैनेट पर मिल रही है वो फॉरेस्ट के अंदर मिलती है। ओके, जब वो नेचुरल हैबिटेट के अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से रह पाते हैं। हमें सिटीज में तो इतनी स्पीशीज देखने को मिलती नहीं है, ह्यूमन ही फैले हुए हैं हर जगह पे। नेचर ऑफ द स्पीशीज फाउंड देयर ऑन द रेंज ऑफ द डिफरेंट लाइन्स फ्रॉम प्रेजेंट actually is known as the biodiversity. तो what is biodiversity? फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो नंबर ऑफ स्पीशीज जो वहां पर मिलती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ दो स्पीशीज, इनको कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है। क्या कंजर्व करना है? देयर शुड बी अ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इनको प्रिजर्व करने का मतलब है बायोडाइवर्सिटी जो हमने इनहेरिट की है, हमें मिली है इस प्लैनेट से, इस प्लैनेट ने हमें दी है। तो यहाँ पर अगर इनका लॉस हो जाता है तो इकोलॉजी में अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। हम हमारा सर्वाइवल सोच भी नहीं सकते प्लांट्स के बिना। को पता है अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो कुछ नहीं हो रहा, फूड ये नहीं है तो फूड नहीं बनेगा, ये नहीं है तो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, रेन नहीं आएगी, क्लाइमेट कंडीशन वहां पर बहुत गर्मी पड़ने लग जाएगी अगर प्लांट्स कम है तो। सो इन दैट केस इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट का होना और फॉरेस्ट में डिफरेंट वैरायटीज का होना, प्लांट्स एंड एनिमल्स का वहां पर होना बहुत जरूरी है। देयर इज अ टर्म नोन एज स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब होता क्या है, फॉरेस्ट हमारे लिए इतने एसेंशियल है तो इनको कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है, प्रोटेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आसपास जो लोग फॉरेस्ट के सर्वाइव कर रहे हैं, जो उस पर डिपेंड करते हैं, उनको भी इनको प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्रीज जो या तो इन पे डिपेंड करती हो या जंगलों में बनी हो, उनका भी फर्ज होता है कि ऐसे टॉक्सिन गैसेस वहां पे एयर में रिलीज ना की जाए जिसकी वजह से प्लांट्स को या ट्रीज को वहां नुकसान पहुंचे। और कुछ नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि यहाँ पर काम करती हैं। सो पीपल लिविंग एंड अराउंड द फॉरेस्ट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट आर आल्सो स्टेड एज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स वो जिनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से गेन करते हैं फॉर द पेपर। सोचो इंडस्ट्रीज जहां पर फर्नीचर बनता है, वो सिर्फ वुड को, टिम्बर वुड को कट कर रहे हैं, कट कर तो जंगल खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, अगर उनको फर्नीचर के लिए वुड वहां से चाहिए तो अगर एक ट्री को कट कर रहे तो उनको उसकी जगह पर 2 ट्रीज को वहां पे नए प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, ताकि उस फॉरेस्ट में हमेशा क्या हो सके, वो प्लांट वहां पर मेंटेन रह सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल रखता है ताकि अनवांटेड इलीगल जो एक्टिविटीज हो फॉरेस्ट में वो रोकी जा सके। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। चलिए, तो कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Forest can be conserved by afforestation, that is planting of trees on a large scale on a barren land. Barren land मतलब वहां जहाँ पे कभी भी बंजर जगह, जहाँ पर कभी भी प्लांट्स ट्रीज नहीं ग्रो हुए हो। देखो जैसे कहीं पर भी सिर्फ रेगिस्तान था तो वहां पर प्लांट्स को ग्रो करना अफॉरेस्टेशन, वहां से ट्रीज को कट कर देना विल बी दी डिफॉरेस्टेशन। और एक डिफॉरेस्टेटेड लैंड, कटे हुए जगह से वापस से प्लांट्स को ग्रो कर देना, इसे रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ओके, सो प्रिवेंट एंड रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन, दैट इज कटिंग ऑफ द ट्रीज। ओवर ग्रेजिंग ऑफ द कैटल्स, है ना, कई बार फार्मर्स वगैरह या जो लोकल पर्सन होते हैं, इसलिए कारण वो स्टेक होल्डर्स में रखा जाता है कि इन लोगों को क्या कर दिया जाता है, ये ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं एनिमल्स की अपने फायदे के लिए, जो गलत है, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। बाय सेटिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बढ़िया जो आजकल चल रहा है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स को और वहां की सारी फ्लोरा और फोना को प्रिजर्व करना, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व से क्या होगा, पूरी की पूरी जगह को ही वहां पे किस में ले लेते हैं, रिजर्व में काउंट कर देते हैं। और सोसाइटी अंडरटेकिंग सोशल फॉरेस्ट प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव, जब ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को यहाँ पर ग्रो किया जाए। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड प्रोटेक्टिंग द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। चिपको आंदोलन क्या था, चिपको मूवमेंट क्या था, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लोकल पीपल वर्क ट्रेडिशनली फॉर कंजर्विंग द फॉरेस्ट, परफेक्टली करेक्ट, कि जो लोकल पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छे से काम करते हैं ट्रीज को कंजर्व, फॉरेस्ट को कंजर्व करने को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने को। तो इन 1731 इनका नाम है अमृता देवी,
अमृता देवी बिश्नोई इनका पूरा नाम है। शी बिलोंग्स फ्रॉम अ कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी, जो जोधपुर जोधपुर में नियर जोधपुर, यहाँ पर जो स्मॉल विलेज है वहां से बिलोंग करती थी ये। इन्होंने क्या किया, वुमेन है जिन्होंने कम से कम 360 अदर बिश्नोइज के साथ डाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्री दैट इज खेजड़ी ट्री। खेजड़ी राजस्थान का यहाँ पर स्टेट ट्री में काउंट किया जाता है, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। और राजस्थान में अंग क्या हुआ था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहां पर ये किया था कि ट्रीज को, खेजड़ी को कट करने का कहा था, तो इन्होंने क्या किया, इनको प्रोटेक्ट किया था। और कैसे, दे डाइड फॉर दैट एक्चुअली। और इन ए वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, अमृता देवी बिश्नोई को नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यहाँ पर दिया गया था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। क्लियर हो गई वाली बात, इसको आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखना है। ऐसे नेक्स्ट वॉज द चिपकू आंदोलन, जिसे हक द ट्री मूवमेंट भी कहा जाता है। तो हुआ क्या था, ये गढ़वाल की बात है, हिमालय ऑफ द उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती है जगह। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970 इन वही गढ़वाल, हिमालय, उत्तराखंड। एक ग्रुप ऑफ दी वुमेन्स इन अ विलेज नोन एज रेनी, जिन्होंने ट्रीज की कटिंग और रिक्लेम अ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट फॉर द थ्रेटिंग बाय द कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो कुछ यहाँ पर इन ट्रीज को कट करने को आ गए थे, उसके आसपास बिल्कुल एक ह्यूमन चेन वहां पे बना के खड़ी हो गई, उन्होंने ट्रीज को वहां पे कट करने नहीं दिया था। इवन दैट कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम वाज इंक्लूडेड विद द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को उस कॉन्ट्रैक्टर ने परमिशन, उस कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट ने परमिशन देती थी, तो उस परमिशन के अगेन वहां पे कट करने को आया था। बट इन लोगों की वजह से गवर्नमेंट को भी अपने पैर पीछे करने पड़े और रूल्स लागू करने पड़े फॉर नॉट कटिंग द ट्रीज देयर। ओके, हम हिमाचल की बात करें तो कुछ जगहों पर तो कंप्लीटली ट्रीज की जो कटिंग है वो बैंड है, तो दैट इज वेरी गुड। हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे थे, अमृता देवी बिश्नोई को अभी हमने बात की, नेशनल अवार्ड मिला वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सो वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू प्रिजर्व दी बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहां पे जो वेराइटीज अवेलेबल है उनको यहाँ पर प्रिजर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेंटेन दी फूड चेन एंड दी फूड वेब, फूड चेन, वाइल्ड लाइफ क्या, जो भी अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो वो वाइल्ड लाइफ कहलाता है। इवन द पेट यू आप घर पर रखते हो, डोमेस्टिकेट करते हो, उनको भी वाइल्ड लाइफ में काउंट होता है। अरे हम भी वाइल्ड में काउंट होते हैं, ठीक है। वी आर नॉट मेन मेड, हम इन्वायरमेंट में नेचुरली फॉर्म हुए हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर पाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट, ऑल रेफर एज वाइल्ड लाइफ। इनको फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, लेदर के लिए, बोन्स के लिए, हनी के लिए लैक इंसेक्ट से मिलता है। लैक की फेरस एक इंसेक्ट है, लैक इंसेक्ट, उससे लिया जाता है लैक। सो ऑल फॉर दीज दे आर यूज्ड। इनके कंजर्वेशन के लिए आपको एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। पोचिंग, एनिमल्स की किलिंग फॉर देयर स्किन, फॉर मीट, इन सबको रोकना चाहिए। इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट, और इस सब कुछ के लिए क्या किया जाना चाहिए और किया जाता है, जैसे पेरारी का, केरला का दे रखा है यहाँ पे, एलिफेंट सेंचुरीज देयर। सो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सबको यहाँ पे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर एज अ प्रोटेक्टिव मेजर यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, ताकि इनको, एनिमल्स को इनके नेचुरल हैबिटेट्स में प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वाटर, हमने वाटर की बात की थी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पानी के, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बिना पानी के हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। सो फॉर आवर डेली नीड्स, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड डैम्स, इन सब के लिए वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। इट्स अ नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी एक्वेटिक एनिमल्स, हमें पता है ना, हाइड्रोफाइट्स, प्लांट्स भी रहते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द वाटर, बिना पानी के मछली, फिशेस बिना पानी के नहीं रह सकती, इवन एम्फीबियंस डिपेंड ऑन दैट, मेनी प्लांट्स डिपेंड ऑन दैट। तो इन दैट केस बिना पानी के हम अर्थ पर, या लाइफ अर्थ पर पॉसिबल होना, मतलब यूं कह सकते हो, नॉट एट ऑल पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वाटर के अवेलेबिलिटी पर इफेक्ट पहुंचा है, ड्रिंकिंग वाटर कम होता जा रहा है, पोल्यूशन होता जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम डैम्स की बात करें, सो डैम्स हैव सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो। एडवांटेजेस, क्रॉप्स को इरिगेशन फैसिलिटी, आराम से वाटर मिल पाता है, इलेक्ट्रिसिटी बन पाती है,
टाउन और सिटीज को पानी मिल पाता है और फ्लड को कंट्रोल करने में डैम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बट देयर इज अ वेरी सो मेनी डिसएडवांटेज रिलेटेड टू दी डैम्स. सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम. लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, जो जिस जगह को गवर्नमेंट वहां पे फिक्स कर दे कि यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो वो जो जो गांव वहां पे बसे हुए थे, जो विलेजेस वहां पर थी, या फिर जो ट्राइब जगह पर रह रही थी, या इवन छोटे छोटे टाउन्स टाउन्स तो चलो नहीं करते इतना तो, बट स्टिल टाउन्स के अंदर भी जगह को स्पेसिफाई कर दिया था कि डैम बनेगा, तो फिर लोगों को वहां से रिहैबिटेशन किया जाता है, उनको वहां से जगह से रिप्लेस करके कहीं और भेजा जाता है. तो ये गलत है ना, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनको बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है. ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी इज रिक्वायर्ड. तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो सारा पैसा इन सब कामों में यूटिलाइज किया जाता है. एंड लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज विच आई पर्सनली फील कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये बनने की वजह से वो जो जगह इनके लिए इंश्योर की गई है वहां से ट्रीज की कटिंग की जाएगी. सो यहाँ से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, जिसकी वजह से देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम दैट एरिया. तो सोचो, एक उस डैम को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को वहां पर कम कर रहे हैं. दैट्स नॉट एट ऑल गुड. क्या करा जाना चाहिए, कुछ एक्सपेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं. जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल है, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है. क्या किया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और देन उसका स्टोरेज किया जाता है ऑफ द रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज. कॉमन मेथड, पिट्स को डिग करके, छोटे छोटे से पिट्स बना के, पॉन्ड्स करके, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के, लेक्स बना के पानी को वहां पे स्टोर किया जा सकता है. बिल्डिंग्स के अंदर हम बात करें तो अर्थन डैम और कॉन्क्रीट चेक डैम्स को बनाया जा सकते हैं. वहां पे डाइक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया जाते हैं, रूफ टॉप, ये सबसे इजी है, हमारे घर पर कर सकते हैं ना, छोटा सा रूफ पर एक छोटा सा टैंक बनवा लिया जहाँ पे हम पानी को कंजर्व कर रहे हैं. एडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर क्या है, पानी का लेवल अंडरग्राउंड वाटर का बढ़ना का एडवांटेजेस क्या है. सो इट डज नॉट इवेपोरेट इजीली, स्प्रेड वेल एंड रिचार्जेस दी वेल, कुओं को रिचार्ज करने का काम करता है. ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है फॉर द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स. कहीं पर कुएं हैं, कहीं पर अंडरग्राउंड वाटर है, तो वहां पर अच्छे से फसल ग्रो हो पाएगी, सॉइल हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन रहेगी. कम पॉल्यूट होता है क्योंकि नीचे मौजूद है. एंड इट डज प्रोवाइड द ब्रीडिंग, इट डजंट प्रोवाइड द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज एंड द अदर फ्लाइज. हमें पता है कि जहाँ पे खुला हुआ पानी होगा, स्टैग्नेट रुका हुआ पानी होगा इन पॉन्ड्स के अंदर, पिट्स के अंदर, वहां पे मॉस्किटो पनप सकते हैं, हाउस फ्लाइज पनप सकते हैं जो डिजीज कॉज कर सकती है हमारे अंदर. सो इन सबसे बचा नहीं सकते. अंडरग्राउंड वाटर हैव अ मेनी डिसएडवांटेजेस. ये रहे डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. कौन कौन से मेथड्स को यूज किया जा सकता है, तो ये रहा, यहाँ पर छोटे छोटे टैंक बनाकर, ऐसे लैग्स बना के, पिट्स बना के, पॉन्ड्स बना के, इनके अंदर वाटर को स्टोर किया जा सकता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप अपने घर पे भी कर सकते हो, ओवर रूफटॉप टैंक्स को यहाँ पर बना के, रूफटॉप कैचमेंट कहा जाता है इन्हें. सो ऊपर यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से भी पानी इन वेल्स में, यहाँ पे इनके अंदर, यहाँ पे ओवरफ्लो पाइप्स है यहाँ पर, तो इनको यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है. नीचे भी अंडरग्राउंड पे यहाँ पे कलेक्टिंग हाउस बनाया जा सकता है. सो दिस इंक्रीजेस द अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव द कोल एंड पेट्रोलियम. जैसे हमने बात की, दे कम्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी रिन्यू नहीं होंगे, या फिर दे विल बी टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू गेट प्रिजर्व देयर. So coal and petrol fossil fuels है, formed by the decomposition of the dead plants and animals, but on earth they had taken to form on 7 million years ago. कितने, 7,000 साल पुराने हैं. ओके, और हमारे प्लैनेट पर लिविंग सिस्टम की बात की जाए तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन ईयर्स अगो. तो हमारे आने से पहले ये आ चुके थे यहाँ पर. तो जब हम चले जाएंगे, अगर ये पहले चले गए तो फिर हमारी फर्दर जनरेशन यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी. ये नेचर में नॉन रिन्यूएबल होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी. Petrol reserve lasts for about 40 years and coal reserve lasts for about 200 years. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही रुकेंगे.
कोल एंड पेट्रोल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर मौजूद होता है। जब इन्हें बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पॉइजनस गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रोड्यूस होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग ऑन द प्लैनेट। हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ प्लांट स्पीशीज या कुछ इवन एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, तो दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो यहीं से ही हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज पोल्यूशन। अभी हमने बात की कौन कौन से कहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने फॉरेस्ट की बात की, वाटर की बात की, वाइल्ड लाइफ की बात की, इवन कोल एंड पेट्रोल की बात की। सो हम बात करते हैं एनी व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। So any undesirable change in the physical, chemical and biological properties of the environment, इसे कहा जाता है pollution। इसका मतलब कोई भी अनडिजायरेबल चेंज इन द नेचुरल फॉर्म, ये भी बोल सकते हो कि अर्थ पर जो नेचुरली मौजूद है, अगर इनमें कोई भी अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज आ जाए तो उसको पोल्यूशन कहा जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स पोल्यूशन कॉज करते हैं और उन फैक्टर्स को पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या कहा जाता है उन्हें? पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। Type of pollution, that is air pollution, water pollution, soil pollution and radiation pollution is there, and we will be discussing about these in detail कि इनसे क्या क्या प्रॉब्लम कॉज होती है। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो एनी अनडिजायरेबल चेंज, जो मैंने अभी आपको बताया, आगे बस हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर एयर लगा देंगे। तो एनी अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर या एयर कंपोजिशन इज नोन एज द एयर पोल्यूशन कहा जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। सो यहाँ पर ऑक्साइड, दी सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, स्मोग एंड ओजोन, ये सब यहाँ पर क्या काम करते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स की तरह काम करते हैं। बच्चों इन पे स्टार मार्क लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट ऑल आर द पोल्यूटेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन ऑन द प्लैनेट। ओके, सो आई एम सेइंग व्हाट आर these are sulfur oxide, these are nitrous oxides, there is ozone also there, they are the oxides of carbon like carbon monoxide, carbon dioxide is there. Then we have smoke, the smoke coming from the exhaust. Then we have the smoke, that is air plus the suspended dust particle, and then we have the ozone, O3. इन दी अपर सर्फेसेस, ऊपर की बात की जाए, हमारे लेयर्स की बात की जाए, तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मौजूद होती है ओजोनोस्फीयर, और ओजोनोस्फीयर वहां पर हमें यूवी से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओजोन लेयर इज देयर जो यूवी से प्रोटेक्ट करती है। बट अगर यहाँ बात की जाए नीचे की तरफ, मतलब हम स्ट्रेटोस्फीयर से थोड़ा नीचे ट्रोपोस्फीयर की तरफ आए, तो वहां आते आते वो टॉक्सिक हो जाएगी और ये हमारी बॉडी में कैंसर भी कॉज कर सकती है और पोल्यूशन भी कॉज कर सकती है। और पोल्यूशन होने से, एयर पोल्यूशन होने से प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट देखे जाते हैं? सो जो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती है, they leads to the chlorosis and defoliation of the leaf. That means yellowing of the leaf हो जाती है, dechlorification हो जाता है, मतलब क्लोरोफिल का यहाँ पर डीक्लोरोफिकेशन, तो मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल का क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है, पीली पड़ गई पत्तियां। डिफोलिएशन, शेडिंग ऑफ द लीफ, पत्तियां झड़ जाती हैं। जब पत्तियां नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? सो दीज ऑक्साइड्स कॉजेज मेनी इफेक्ट ऑन द प्लांट, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। द मेजर फिनोमिना जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ह्यूमंस की बात करें तो ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आईज में इरिटेशन कॉज करती है, नेसल इरिटेशन कॉज करती है, क्रॉनिक कफ कॉज करती है, ब्रोंकाइटिस कॉज करती है। इसका मतलब हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि मेजरली दे कॉजेज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम। तो एयर की बात करें जो हम इनहेल करते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स यहाँ पर कॉज करने के काम करती हैं। अगर ये ऑक्साइड्स और सल्फर एंड नाइट्रोजन पानी के साथ, रेन वाटर के साथ रिएक्ट कर दें, तो फिर ये एसिड रेन का फॉर्मेशन करती है, जो हमारे केस में स्किन कोरोजन, स्किन पे इफेक्ट कॉज कर सकता है, इवन हमें कैंसर कॉज कर सकता है
और हम देखने को हम ताजमहल का एग्जांपल ले सकते हैं, ये मार्बल का कोरोजन कॉज करता है, नोन एज द मार्बल कैंसर। तो एसिड रेन कैसे हुई, यहाँ देखो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स जब जाकर यहाँ पर वेपर की फॉर्म के अंदर यहाँ से कंपेयर की तो उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन किए, और जब यहाँ पर ये वाटर की फॉर्म, रेन की फॉर्म में नीचे गिरी तो यहाँ पर इनका क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। और ये सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आती कहाँ से है, हमारी व्हीकल एग्जॉस्ट से। ये रहा रेन वाटर के बारे में दे रखा, वही सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड देयर एसिड रेन, जो कि एक रीजन है फॉर दी ताजमहल के, वहां पर यूं कह सकते हो ना, ताजमहल में मार्बल कैंसर के लिए, मार्बल कोरोजन के लिए वो धीरे धीरे येलो पड़ता जा रहा है। और सिर्फ वही क्यों, इसके इफेक्ट हमारे नेचर पे भी देखे जाते हैं ना, रूट्स कमजोर पड़ जाती हैं प्लांट्स के केस के अंदर, अभी हमने बात की थी नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह से लीव्स, पत्तियां खराब हो जाती है, हमारे ऊपर भी इसके दिक्कत देखने को मिलते हैं। यहाँ से दूसरा कॉज, ये जो कार्बन के ऑक्साइड्स की बात हमने की है, वो कॉज करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कॉज करते हैं, दे कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो लाइट रेडिएशन है, सनलाइट है, जिसको अर्थ ट्रैप कर लेती है और रात के टाइम इन्हें वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में उन रेस को क्या कर लेता है, उनके आसपास एक जैकेट का फॉर्मेशन कर लेता है, उन्हें ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, सेम लाइक अ ग्रीन हाउस। तो इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें, ओके, तो फोटोकेमिकल स्मोक यहाँ पे बात करते हैं, व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मोक, इट कंसिस्ट ऑफ द पेरोक्साइल नाइट्रेट्स, पैन एंड एल्डिहाइड कंटेन करता है। सो यूवी की प्रेजेंस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, जो यहाँ पर अगेन O3 के साथ कंबाइन कर किसका फॉर्मेशन करेगी, फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करेगी, जो कि प्लांट वेजिटेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और जो ओजोन फॉर्म बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन एट लोअर लेवल क्या कॉज कर रही है, फोटोकेमिकल स्मोक कॉज कर रही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि फोटोकेमिकल स्मोक यहाँ पर बनती किस तरह से है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर वाटर पोल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। सो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, भाई जो हम अभी पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कोई भी अनडिजायरेबल चेंज देखने को मिले इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, इसे कहा जाता है वाटर पोल्यूशन। और इंपॉर्टेंट है वाटर अगर बात करें, द इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूटेंट इज द सीवेज वाटर। सी ये रहा, इसे सीवेज वाटर नहीं कहते हैं, ये सीवेज वाटर है। ये वाटर क्या कंसिस्ट करता है, दिस इज फ्रॉम द सीवेज, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को सीवेज कहा जाता है। तो ये इंडस्ट्री से आता है, फ्रॉम द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सो ऑल केमिकल्स आर इंक्लूडेड हियर। और अगर हम ऐसे पानी को यहाँ पर पिए तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या इफेक्ट कॉज करता है वाटर पोल्यूशन प्लैनेट के ऊपर, तो प्लैनेट की बात की जाए तो प्लैनेट के केस में जो सीवेज वाटर होता है, इसे डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है इनटू दी वाटर सोर्सेस, जहां पर जाकर ये पैथोजन का नंबर इंक्रीज करता है। सो इट इंक्रीजेस द पैथोजेनिक माइक्रोब्स, जो यहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीज कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज कॉज करते हैं। और न्यूट्रिशन इनरिचमेंट इन द वाटर रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन। और यहाँ पे होता क्या है, धीरे धीरे अगर ऐसे केमिकल्स का अमाउंट वाटर में बढ़ने लगे तो उस प्रॉब्लम को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। और ये यूट्रोफिकेशन की वजह से वहां पर ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बढ़ता है वाटर बॉडी में, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करने का काम करता है। सो एल्गल ब्लूम यहाँ पर ज्यादा डेवलप होने लग जाती है इस वेस्ट को, ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर लाइट नीचे और हाइड्रोफाइट्स तक पहुंचने नहीं देती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन नहीं वहां पे लिबरेट कर पाते, तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की डेथ देखी जाती है। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, लार्ज स्केल पर जो लार्ज फिशेस, स्मॉल फिशेस होती है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ऑल गेट लाइक, उनके लिए सबके यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज होती है।
और यहीं से अगर पेस्टिसाइड्स वाटर रिसोर्सेज से हम एंटर कर जाए फूड चेन के अंदर, इसको बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट जिनके पास इनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, केमिकल्स आर देयर, रिलीज टू दी वाटर, डिस्ट्रॉय दी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर ये जो वेस्ट आएगा जहाँ पे हैवी मेटल्स मौजूद है, ये स्पीशीज के डीएनए में म्यूटेशन भी कॉज कर सकती है। लाइक एक एग्जांपल यहाँ पे मर्क्यूरी को वहां पर इट्स फ्रॉम दी इट्स यहाँ पर क्या हुआ था, मर्क्यूरी अगर यहाँ पर एंटर्स दी ह्यूमन बीइंग तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कॉजेज अ डिजीज दैट इज नोन एज दी मिनी मार्टा डिजीज, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बेबीज का डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। दे हैव सम डिफॉर्मिटीज इन देम लीडिंग टू द कैंसर ऑल्सो, मेनी डिफॉर्मिटीज इन दी सेल आर देयर। सो मर्क्यूरी की वजह से अगर ये ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाए तो इट अगेन कॉजेज सो मेनी प्रॉब्लम। ये रहा यूट्रोफिकेशन। क्या हो रहा है, जरा हम एक डायग्राम से यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देख रहे हैं अंकल जी यहाँ पे बोर्ड चला रहे हैं और यहाँ पूरे के अंदर पूरे में एल्गी ब्लूम फैली हुई है। ये बहुत कॉमन चीज देखने को मिलती है। इसकी वजह से नीचे की तरफ जो वाटर बॉडीज में बाकी के प्लांट्स मौजूद है, एनिमल्स मौजूद है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन वहां पे पहुंच नहीं पाती है। सो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एल्गल प्रोडक्शन, एल्गल ब्लूम का इंक्रीज होना ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट, मतलब वहां का बीओडी इंक्रीज होने की वजह से दिस कॉजेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन होता गया है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये सब कुछ इन्वायरमेंट के थ्रू यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन सबको यूटिलाइज कौन कर लेगा, एल्गी यूज कर लेगा। एल्गी अपनी लाइफ साइकिल को यहाँ पे जी रहा है ना, और यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को भी यहाँ पर यूटिलाइज कर लेगा। तो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात की जाए, जू प्लैंक्टॉन्स की बात की जाए, तो सेडिमेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, सनलाइट को ब्लॉक कर देंगे। और इन न्यूट्रिशन की वजह से यहाँ पे जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंक्रीज इन दी फाइटोप्लैंक्टॉन्स, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हम एल्गी की बात कर रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स की यहाँ पर जो मतलब इनका अमाउंट होगा, नंबर होगा, वो बढ़ता जाएगा। बाकी के हाइड्रोफाइट्स की ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये ही ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से क्या होता है, जैसे हम बात करें वीड्स की वजह से भी, जैसे बंगाल टेरर की बात करते हैं अपन ना, एग्जाम्पल लेते हैं अपन दैट वाटर हाइसिंथ का, दैट इज नोन एज द कॉर्निया, बंगाल टेरर। उसके ग्रो होने की वजह से सरफेस पर जो वाटर बॉडीज है वहां पे फिशेस की लार्ज स्केल पर डेथ देखी गई है। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स, हेवी मेटल इन द ह्यूमन बीइंग थ्रू द फूड चेन, इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इधर सुनो, ग्रासेस और फॉडर के अंदर 0.1 ppm पार्ट पर मोल केमिकल मौजूद है। अगर ये जाएगा शीप गोट काउ की बॉडी में तो 2 ppm हो जाएगा, और हम तक पहुंचेगा तो ये 10 ppm हो जाएगा। तो सोचो, फूड और मिल्क जो हम ले रहे हैं वो भी टॉक्सिन की तरह काम कर रहा है, उसमें भी केमिकल मौजूद है, नेचुरली केमिकल आ रहे हैं। वो दूध वाले भैया मिल्कमैन तो कब मिलाएंगे उस दूध के अंदर केमिकल, उससे पहले ही वो गोट ने जो मिल्क वहां पे प्रोड्यूस किया एक्चुअली कंटेन्स दी व्हाट, कंटेन्स दी केमिकल हियर। सो इसी से देखी जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ओके, दैट इज एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पहुंचेगा, बायोमैग्निफिकेशन में। टॉप कंज्यूमर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट होंगे, उनको सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट यहाँ पर झेलना पड़ेगा बाय बायोमैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यहाँ पर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बायोडिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर, इसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द केमिकल्स ओनली। तो इसको डिग्रेड करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर इज कमिंग फ्रॉम द सीवेज साइड। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर आ रहा है, उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाता है, यहाँ पे जो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, हम जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करते हैं वहां पर भी एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोसेसेस, माइक्रोब्स को यूज कर सीवेज को ट्रीट किया जाता है, उससे लेस पोल्यूटेंट बनाया जाता है ताकि वाटर बॉडीज को कम से कम नुकसान हो। सो बीओडी यहाँ पे वाटर को पोल्यूट करने का काम करता है और उसे कम सूटेबल बना देता है ड्रिंकिंग के लिए। लाइक एल्गल ब्लूम की अभी हम बात कर रहे थे यूट्रोफिकेशन में, द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लैंक्टोनिक माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स
एल्गी ऑन द वाटर सरफेस, जिसकी वजह से फिश की मोटिलिटी मतलब फिश की डेथ देखी जाती है और वाटर के अंदर पोल्यूशन देखा जाता है। तो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द इंक्रीज इन द बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द व्हाट, ऑफ द वाटर बॉडीज। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई वाटर के अंदर, वाटर कंटामिनेशन में। फर्स्ट हमने किसके बारे में बात की, अबाउट द यूट्रोफिकेशन, एंड सेकेंड हमने बात की बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। किसी से एक पॉइंट, गंगा एक्शन प्लांट, जैसे गंगा एक्शन प्लांट जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बहुत कि हमारे जो नेचुरल वाटर बॉडीज है, जो फॉर्म्स हैं, उनको ड्यू टू द ह्यूमन वेस्ट, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिलीजियस इवेंट्स की वजह से यहाँ पर उसे गंदा किया जा रहा है। उनमें से एक प्रॉपर यहाँ पर डैमेज किया जा रहा है, पोल्यूट किया जा रहा है, उसी में से एक है यहाँ पे गंगा। तो इस गंगा को यहाँ पर साफ रखने के लिए, यहाँ पे क्लीन रखने के लिए जो प्लान यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया, दैट वाज गंगा एक्शन प्लान, इसे गैप कहा जाता है। लॉन्च किया था राजीव गांधी ने, हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने 1986 के अंदर इसको ऑर्डर किया था टू रिड्यूस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पोल्यूशन लोड ऑफ द रिवर, जो किसकी वजह से आ रहा था, जो इन तीनों की वजह से आता है। प्रेजेंटली उमा भारती इसको लुक आउट करती हैं। So human waste, domestic usage like bathing, laundry, public defecation, इन सब की वजह से वाटर, वहाँ पे ह्यूमन वेस्ट एक्सक्रीटा गंगा में जाता है, वाटर बॉडी में जाता है। यहाँ पे कोलिफॉर्म काउंट, बैक्टीरिया का काउंट बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड वेस्ट, सीवेज को यहाँ पर डंप किया जाता है। रिलीजियस वेस्ट, फेस्टिवल के दौरान गंगा को यहाँ पर लाइक इन हिंदूज इट बिलीव्स टू बी लाइक जो डेथ, जो लोगों की डेथ के बाद जो उनके एशेज होते हैं ऑफ दिस एमिटेड बॉडीज, इनको वाराणसी के अंदर या हरिद्वार के अंदर फॉर गिविंग द मोक्ष, इन सबको कहाँ पर डाला जा रहा है, इन सबको कहाँ पर डंप किया जा रहा है, इन दी गंगा, जिसकी वजह से गंगा बहुत पोल्यूट हो चुकी है। तो बस उसी को क्लीन करने के लिए कुछ प्लान्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से एक है गंगा एक्शन प्लान। सेम गोज फॉर द यमुना क्लीनिंग, ऐसे और रिवर बॉडीज को क्लीन करने के लिए से प्लान्स वहाँ पे गवर्नमेंट बाय टाइम लाती जा रही है। इस ग्रीन हाउस को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग, इन दोनों को आपस में हम अभी इंक्लूड करते हैं। हमने इसको एयर से रिलेटेड पोल्यूशन के अंदर तो एक बार अभी पढ़ ही लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। होता क्या है ये ग्रीन हाउस, क्या होता है, एक ग्रीन चैम्बर, ग्लास चैम्बर क्रिएट किया जाता है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, जहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे ठंडी जगह है, तो ठंडी जगहों के अंदर उतना सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस जगह पर क्या किया जाएगा, ये ग्रीन हाउस बिल्ड किए जाएंगे ताकि उन प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल सके। बट हम हमारे प्लैनेट को भी ग्रीन हाउस की तरह ही बोल रहे हैं अब, क्यों, क्योंकि वहां पर हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट? कुछ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये इंपॉर्टेंट गैसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंट्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रात के टाइम वापस से भेज दी जाती है। सो गैसेस क्या करती हैं, लॉन्ग वेव्स को, एक्सेसिव हीटिंग करवाती है ये प्लैनेट की फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उन वेव्स को, रेडिएशंस को यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से हीट होती है। हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एज दीज, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है हीट रेडिएशन को, इनको एक्सकेप नहीं होने देती यूनिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से एक्सेसिव हीटिंग देखी जा रही है और हमारा प्लैनेट गर्म होता जा रहा है। बिल्कुल अर्थ ऐसी होती जा रही है, गर्म होती जा रही है टाइम के साथ। इसके इफेक्ट क्या देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन हाउस के इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट। तो याद रखना ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं और को, जैसे हम नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह को भी इंक्लूड कर सकते हैं, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिन्हें एज अ रेफ्रिजरेंट कूलेंट यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन के अंदर, ये भी यहाँ पर किसकी तरह काम करते हैं, ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं। इफेक्ट क्या क्या है, आर्टिक पोलर आइस कैप के वहां पे मेल्टिंग देखी जा रही है, तुम इसमें क्लियर देख रहे हो, ऊपर तो देख पा रहे हो वहां पे हर जगह पे आइस कैप है, नीचे उस पोलर बियर को देखो पानी हो चुका है पूरा, और एक छोटा सा आइसबर्ग का टुकड़ा बचा है। सो ये धीरे धीरे गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां पे आइस मेल्ट होती जा रही है।
आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 9% पर डेका। राइज इन दी, इसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, और इस सी लेवल के राइज होने की वजह से लाइक इन सर्टेन कंट्रीज मालदीव्स और बांग्लादेश के अंदर फ्लड की कंडीशन बहुत आसानी से आ जाती है, तो दिस कॉजेज फ्लड। इसकी वजह से फूड और वाटर शॉर्टेज होती है। अंडर वाटर सिटीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द अंडर वाटर सिटीज मतलब कोरल रीफ, मेडोज यहाँ पे एक्सटेंड हो जाते हैं। Only in the colder climate regions, global warming bring comfort, but in the various other places it's have a negative effect. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ठंडी जगह पर कुछ हद तक वहां पे गर्मी हो जाती है, जिसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स वहां पे ह्यूमंस को देखने को मिलते हैं। बाकी अगर पोलर बियर की बात करो, उसको तो रहना ठंडी जगह पर है, उसकी बॉडी अडेप्टिव ठंडी जगह के लिए। अगर वहां गर्मी होना शुरू हो जाएगी तो बेचारा कैसे वहां पे प्रेजेंट रह पाएगा, कैसे वहां पे सर्वाइव कर पाएगा, तो उसके सर्वाइवल रेट पर दिक्कत हो जाएगी। अब ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स को यूटिलाइज किया जाना चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। सो द कंट्रोल मेजर्स फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, पहला रिफॉरेस्टेशन रिप्लेसेस द मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा हम न्यू प्लांट्स को वहां पर ग्रो करेंगे, फॉरेस्ट उतने डेवलप हो पाएंगे, और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस करने के लिए ऑक्सीजन एनवायरमेंट में आ पाएगी। और हमें क्या करना है इसके लिए, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना है। ओके, तो प्रिवेंट दी डिफॉरेस्टेशन। फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि यही फॉसिल फ्यूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स को, इवन मिथेन को क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, देखा पुरानी गाड़ियां हो जाती है, लोग उनकी सर्विस नहीं करवाते, देखा फिर वो धुआं छोड़ती है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वहां पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनको अगर सही से काम किया जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वगैरह और लाइक सीएनजीज वगैरह को का यूज यहाँ पे बढ़ाया गया है। प्लांटिंग 100 ऑफ ट्रीज अक्रॉस द सिटी एंड होम्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी पर ज्यादा क्या किया जाए, ज्यादा रिलाई किया जाए, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या हो सके, कम हो सके। आप ज्यादा एसी का यूज करोगे, ज्यादा ऐसे रेफ्रिजरेशन का यूज करोगे, तो वहां से सीएफसी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अगला पॉइंट, इस ग्लोबल वार्मिंग का एक दूसरा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल। ओके, सो ओजोन लेयर का क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओजोन फॉर्म होती है स्ट्रेटोस्फियर में, किसके इफेक्ट से, यूवी के इफेक्ट से। ओके, सो वहां पर ऑक्सीजन के साथ नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन होकर O3 का फॉर्मेशन करती है, और ओजोन की थिकनेस को नापा जाता है इन दी डॉप्सन यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इस ओजोन में होल देखा जा रहा है, डिप्लीशन देखा जा रहा है, किसकी वजह से, सो ओजोन डिग्रेडेशन इंक्रीज हुआ है उसी की वजह से, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, यूवी के साथ रिएक्ट करते हैं और क्लोरीन के मॉलिक्यूल को वहां से अलग कर देते हैं, और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये जाकर ओजोन को डिग्रेड कर देता है, बस रिएक्शन को उल्टा कर देता है। तो ये O3 के मॉलिक्यूल को O2 और O में यहाँ पे ब्रेक कर देगा, और फिर इनको यहाँ पर ट्रैप कर लेगा ताकि वापस से रिकम्बाइन ना हो पाए। ओके, सो CFC रिलीज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मूव अपवर्ड इन द साउथ पोल, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डिप्लीकेशन कहाँ देखा गया, ओजोन होल का फॉर्मेशन कहाँ पर देखा गया, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द आर्टिक एरिया। हार्मफुल इफेक्ट, यूवी रेडिएशन हमारे डीएनए में म्यूटेशन, सडन चेंजेस कॉज कर सकते हैं, जो हमारी आगे फर्दर जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। स्किन एजनिंग हो रही है, स्किन कैंसर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए कंट्रोल मेजर के तौर पर, बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987 लागू किया गया, जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया इसका यूज। इसकी जगह पर जो यूज किया जा रहा है आजकल वो है HFCs, दैट इज हेलोफ्लोरोकार्बन्स को यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है आजकल, एज ए सब्स्टिट्यूट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। चलिए, सो हमने ये क्या कंप्लीट कर लिया, वी हैड कंप्लीटेड अबाउट द पोल्यूशन।
नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हम शुरू करते हैं, दैट इज जियोकेमिकल साइकिल्स। ओके, तो सबसे पहले प्रोवाइड करती हूँ मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन। सो द टर्म बायोकेमिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे बायो जियोकेमिकल का 3 वर्ड इंक्लूडेड है ना यार, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और तीसरा है केमिकल, 3 इन्वॉल्व है। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या है, ज्योग्राफी मतलब हमारे इन्वायरमेंट में होने वाली कुछ साइकिल्स जहां पर केमिकल्स भी इंक्लूड हो और जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड हो, मतलब इस पाथवे में केमिकल सब्सटेंसेस को मूव किया जाता है थ्रू बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपार्टमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू और बायोटिक मतलब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के थ्रू, ज्योग्राफी यहाँ इंक्लूड हुई है। सो यहाँ पर इस सीरीज ऑफ changes, it's a cycle and a series of changes which comes back to back starting point and can be repeated back to back। तो यहाँ पर सबके थ्रू ये रहे इसके एस्पेक्ट्स, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, इकोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इन सबके थ्रू क्या किया जाएगा, केमिकल्स को पास किया जाएगा। इसी को बायो जियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। इसके टाइप्स की बात करें तो हम यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं, हम पढ़ रहे हैं गैसियस साइकिल्स के बारे में। द टर्म गैसियस साइकिल रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस बिटवीन द बायोजियोकेमिकल रिजर्वायर, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोफाइट्स, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। कुछ इंपॉर्टेंट गैसियस साइकिल लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड वाटर रिन्यूएबल साइकिल इज देयर। चलिए, और सेकंड क्लास है हमारे पास, तो पहली हमारे पास क्या मौजूद है, फर्स्ट इज द गैसियस साइकिल और यहाँ पर सेकंड है हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल इंक्लूड करती है द लीचिंग ऑफ द मिनरल एंड द सॉइल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द लिथोस्फीयर। वहां हमने इंक्लूड किया था हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को। यहाँ पर इन साइकिल्स के केस के अंदर विच सेटल्स डाउन, तो ये मिनरल्स वहां पर जाके लीच हो जाएंगे, मतलब नीचे डीप क्रस्ट में मूव कर जाएंगे, जहां पर जाकर इनका सेडिमेंटेशन सेटल्स एज सेडिमेंट्स इन दी रॉक और रॉक्स बाय द साइकिल एंड रिपीटेड फॉर्म में चलते रहते हैं। तो इन साइकिल्स के अंदर किनको इंक्लूड किया जाता है, फॉस्फर साइकिल, सल्फर साइकिल, आयरन साइकिल एंड कैल्शियम साइकिल इज देयर। तो सेडिमेंट्री साइकिल वेराइज फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, बट साइकिल कंसिडर फंडामेंटल ऑफ द सॉल्यूशन फेज एंड सेडिमेंट्री फेजेस के अंदर मौजूद होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है यहाँ पर, वो है नाइट्रोजन साइकिल। अर्थ पर 78 सबसे ज्यादा जो गैस मौजूद है वो है नाइट्रोजन, 78% जो गैस मौजूद है दैट इज नाइट्रोजन, सेकेंड कम्स दी ऑक्सीजन। बट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अवेलेबल है वो कुछ कंपाउंड फॉर्म में मौजूद है, N2 की फॉर्म में, जिसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। तो प्लांट्स इसे क्या करते हैं, अपने लिए या तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का यूज करेंगे या तो फिर किसी और मेथड से इनको क्या करवाया जाएगा, फिक्स करवाया जाएगा। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिमिटेडली अवेलेबल है फॉर बायोलॉजिकल यूज। This form is relatively non-reactive and unusable for the plants. तो नाइट्रोजन अवेलेबल कैन बी अफेक्टेड बाय द रे ऑफ द इकोसिस्टम, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन से इसकी रेट यहाँ पर चेंज हो सकती है। और नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इस नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, वेरियस केमिकल फॉर्म, मतलब हम इसे यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड्स और मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइड में क्या करवाएंगे, कन्वर्ट करवाएंगे। इनके लिए फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों का यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें लाइटनिंग की, जैसे बात करें इंडस्ट्रीज में, इवन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी वहां पर है। और तीसरा हमारे लिए हो जाएगा दैट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये रही साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल। ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट द बायोलॉजिकल साइकिल जहाँ पे प्लांट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। सो प्लांट्स के केस के अंदर अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स इन दी प्लांट्स एंड, हम यहाँ को शुरू कहाँ से करूँ मैं से, कहीं से तो करते हैं, ओके यहाँ से शुरू करवाते हैं चलो। सो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है नाइट्रोजन इन दी एटमॉस्फेयर। ये नाइट्रोजन बाय दी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म फिक्स की जाएगी। जैसे एग्जांपल है बैक्टीरिया, जो लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में मौजूद होता है, ये इसको फिक्स कर कर प्लांट्स को इसको यूटिलाइज करवा देगा। और सॉइल में भी मौजूद होंगे बैक्टीरिया, कुछ फ्री लिविंग हो सकते हैं, कुछ सिम्बायोंट हो सकते हैं।
तो जो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और पहला प्रोसेस यहाँ पे चलेगा दैट इज अमोनिफिकेशन। ओके, अमोनिफिकेशन के बाद कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्हें कन्वर्ट करेंगे इनटू दी, अल्टीमेटली पहले कहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा, नाइट्राइट्स के अंदर, और फिर कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट्स के अंदर, जो प्लांट यूज कर सकते हैं। इसे प्लांट के थ्रू यूज किया जाएगा और प्लांट इसको यूज करके अमोनिया, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, जिनसे बायोमास बनेगा, जिन्हें यहाँ पर डेट्रिटस यूज करके, डेट्रोवायर्स काम करके इसका डिकम्पोजिशन करके इसको अगेन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। अमोनिया का फॉर्मेशन कहलाता है अमोनिफिकेशन। तो पहला प्रोसेस हुआ अमोनिफिकेशन, दूसरा प्रोसेस हुआ नाइट्रिफिकेशन, और यहाँ से इन्हें क्या कर दिया जाता है, डिकम्पोजिशन करके इन्वायरमेंट में वापस से, ये रहा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनको वापस से कन्वर्ट करके नाइट्रोजन में डाल सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ से स्टेप से समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रही थी। तो यहाँ पर पहला स्टेप दे रखा है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है इन दी रूट नोड्यूल्स, जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद है जिनको सिम्बायोटेंट कहा जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर और नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे प्रोसेस होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन का, दैट इज नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया। तो पहले सॉइल के अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, तो पहला प्रोसेस चला यहाँ पर, अमोनिफिकेशन वैसे बाद में भी लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पर क्या हुआ, अमोनिया का फॉर्मेशन, वही अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन सेकेंड स्टेप, देन इनका असिमिलेशन, यूज करना, और यूज करवाने के बाद फिर सॉइल में ऐड करके स्टेप क्या चलेगा, अमोनिफिकेशन। और क्या किया जा सकता है, इनको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में वापस से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, दैट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। किससे क्या चेंज होता है, लिखा हुआ है, नाइट्रोजन से अमोनिया और नाइट्रेट, इससे एक प्रोसेस यहाँ पे हुआ नाइट्रिफिकेशन वाला। देन असिमिलेशन, मतलब नाइट्रिफिकेशन का मतलब अमोनिया को किस में कन्वर्ट करना, नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, जिसको प्लांट्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। असिमिलेशन होगा, अमोनिया को नाइट्रेट को यहाँ से बायोलॉजिकल टिश्यूज के अंदर यूज किया जाएगा। देन अमोनिफिकेशन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड वगैरह में जो मौजूद है उसको यहाँ पे अमोनिया में कन्वर्ट करना, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन, अल्टीमेटली उसे फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहला प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है, तो पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन मस्ट बी फिक्स्ड इन अ स्टेबल फॉर्म, और इसको फिक्स करने के लिए मतलब इसको यहाँ पर जो अनस्टेबल है इसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे प्लांट्स क्या कर सकते हो, प्लांट जिसे यूज कर सकते हो। ये करवाने के लिए कुछ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, जो फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक फॉर्म में दोनों में हो सकते हैं। तो वो फ्री लिविंग सॉइल में मौजूद हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल है बैक्टीरिया का एजिटोबैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम, और यहाँ पे सिम्बायोटिक फॉर्म के अंदर भी यूज किया जा सकता है, दैट इज राइजोबियम। और इन बैक्टीरिया को यहाँ पे डाई एजिटोट्रॉप्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है, डाई एजिटोट्रॉप्स। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो प्लांट्स के केस में रूट्स की नोड्यूल में रहता है, लेग्यूम्स की, ये रही है रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं, जहां पर वो बैक्टीरिया उस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, जहां पर प्लांट उसको हैबिटेट भी प्रोवाइड कर रहा है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, और इसके अगेंस्ट वो प्लांट्स को यहाँ पर अमोनिया प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करवाएगा। 30% ऑफ टोटल नाइट्रोजन यहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर भी यहाँ पर क्या की जा सकती है, फिक्स की जा सकती है बाय द हेबर-बॉश प्रोसेस। हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन को सोर्स को कंबाइन करके अमोनिया बनाया जा सकता है, बट फिर भी ये उतना अच्छा नहीं होगा जितना अदर प्लांट्स के केस में नेचुरल बैक्टीरिया कर पाएंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिएक्शन क्या है, N2 8 हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन और 16 एटीपी के साथ कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है अमोनिया। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारे पास है यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन।
जो अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हुआ उससे कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड टू दी नाइट्रेट। कौन करवाएगा? प्राइमरी यहाँ पे बैक्टीरिया करवाते हैं, अदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो मौजूद है, और प्राइमरी यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन का काम कर पाते हैं बैक्टीरिया की स्पीशी वेरी इंपॉर्टेंट जिनको नाइट्रोसोमोनास कहा जाता है। इनका काम है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। कुछ और स्पीशी जैसे कि नाइट्रोबैक्टीरिया को भी यहाँ पे यूज किया। तो मेजर दो स्पीशीज जो नाइट्रिफिकेशन में काम करती है बैक्टीरिया की, एक है नाइट्रोसोमोनास और दूसरी यहाँ पर है नाइट्रोबैक्टर। इन दोनों के बारे में यहाँ पे याद रखना है। जो यहाँ पर इनको ऑक्साइड, ये क्या कर सकती है? ऑक्सीडेशन ऑफ पहला स्टेप क्या है? अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, जो करेगा नाइट्रोसोमोनास। और अगेन यहाँ पर नाइट्राइट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होके नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, जो करवाता है नाइट्रोबैक्टर। ये याद रखना है। और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अमोनिया टू गेट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, क्योंकि अमोनिया प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लांट जिसको ज्यादा बेटरली यूज कर पाएंगे वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होती है। सेकेंड स्टेप है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब जो नाइट्रोजन फिक्स से हुई है यहाँ पर सॉइल के अंदर, उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ पे क्या करना, रूट से एज अमाइनो एसिड्स, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम आयन सबको एब्जॉर्ब करा जाता है। और यहाँ पर नाइट्रेट्स एंड अमोनियम द सॉइल फ्रॉम द रूट हेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पे कैपिलरी एक्शन काम होता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इन अमाइनो एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड्स एंड क्लोरोफिल को बनाने में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है अमोनियम आयन को। प्लांट्स के जो राइजोबिया है उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अमोनिया आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द रूट नोड्यूल्स। नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन नहीं है, अमोनिकेशन नहीं है, अमोनिफिकेशन। प्लांट और एनिमल जब डाई कर जाते हैं तो उनका जो बायोमास फॉर्म होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग है, उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई काम करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, दीज आर डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं जैसे कि सिंथेटेज, ऑक्सीग्लूटरेज एंड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अगला स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन? डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर इट इज रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट बैक टू द इनर्ट नाइट्रोजन। ये कंप्लीट कर देगा नाइट्रोजन साइकिल को। सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन करवाया, देन हम वहां पे अमोनिफिकेशन हुआ, देन डीनाइट्रिफिकेशन, इस तरह साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ये करवाया जाता है बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सूडोमोनास एंड कोलिस्ट्रीडियम। जो यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, ये यहाँ पर नाइट्राइट को अगेन कन्वर्ट कर देंगे, किस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे, इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। The use of nitrates as an electron acceptor takes place during the organ respiration. Denitrification anaerobic condition में होता है, that is the water-loid soil. तो नाइट्रेट को नाइट्राइट में उल्टा चल रहा है, क्या कन्वर्ट किया गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनी, नाइट्रस ऑक्साइड बनी और अल्टीमेटली नाइट्रोजन बना दिया गया। ये सीरीज चली इन द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर साइकिल। सो दी वाटर साइकिल के बारे में बात की जाए तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में से एक आती है। यहाँ पर वाटर साइकिल का मतलब क्या हुआ, हमें पता है वाटर इज वेरी नेसेसरी। प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, प्लांट्स के अंदर होता है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के थ्रू और हम एयर को क्या करते हैं, वहां पे ट्रांसपायर करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट से। ट्रांसपीरेशन होके वहां पे इनका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन एंड यहाँ पर रेनफॉल हो जाता है और यहाँ पे रन ऑफ करके देन दे आर एक्यूमुलेटेड इन दी वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज से होता है इवेपोरेशन, देन अगेन द क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये साइकिल यहाँ पर चलती रहती है जो वाटर लेवल को बैलेंस करती है, दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। नेक्स्ट कार्बन साइकिल, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने बात की एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। बड़ी सिंपल सी, हम सब जानते हैं कार्बन के बारे में, कार्बन सोर्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर इनटेक किया जाता है, यूज किया जाता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा और यहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। डेड ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक वेस्ट जो कुछ भी यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, बायोमास बनेगा। सो दैट डेड मटेरियल वगैरह सबको यहाँ पे फॉसिल्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, देन फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। प्लांट्स यहाँ पर हमें पता है, प्लांट्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे करवाएंगे। एनिमल्स को यहाँ से इस प्रोसेस से क्या मिला, ऑर्गेनिक कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलती है, तो ऑक्सीजन को इनहेल कर कर ये बाहर किसे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे। और यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल, ऑटो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो भी यहाँ पे कार्बन को, अमाउंट को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में क्या रन करती है, ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन साइकिल यहाँ पर रन करती है। एम आई क्लियर? सो इन्वायरमेंट में ऐसे डिफरेंट साइकिल्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स क्या कर पाते हैं, अर्थ पर सर्वाइव कर पाते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो थैंक यू बच्चों क्लास को अटेंड करने के लिए। होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, समझ में आया हो। डू कमेंट अबाउट दैट इन दी बॉक्स आउट देयर। मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए, कुछ और टॉपिक मुझे पढ़ाना हो आपको तो यहाँ पर आप मुझे वो भी बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, दैट इज उन्नति। स्टे कनेक्टेड विद UGR मैम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।